अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के हवाले से। वो तमाम स्टूडेंट्स कल जिनका क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पेपर है उन सबसे गुजारिश है कि वो पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल सेंटर के जो MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। MCQs नंबर 1 लिखा हुआ है, पाई इज़ एन डैश नंबर। ठीक है, रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल या फिर नन ऑफ दीज। तो पाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। सेकंड MCQs में कह रहे हैं द एडिटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़। तो एडिटिव इन्वर्स के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आपने जो भी टर्म आपको दी जाएगी आपने उसका साइन चेंज कर देना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो भी आपको टर्म दी जाएगी आपने उसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? √5 है, इससे पहले कुछ नहीं है, प्लस है, तो हमें वो वाला ऑप्शन चाहिए जिसमें √5 से पहले क्या हो? माइनस। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है -√5, ये इसका सही आंसर है। अगर वो यहाँ पर पूछते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये वाला ऑप्शन आ जाता, 1/√5। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर वो पूछते कि -√5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो -√5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। माइनस का साइन अपनी जगह पर रहेगा, आपने जस्ट नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। तो √5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√5। ठीक है, माइनस का साइन अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का साइन नहीं हटेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। एडिटिव इन्वर्स में आप क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आप रेसिप्रोकल कर देंगे। MCQs नंबर 3 में कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 534.2। ठीक है, आपने यहाँ पर इस नंबर का log नहीं मालूम करना, आपने जस्ट यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। ठीक है ना। तो जब भी आप किसी नंबर का log मालूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है log 534.2। ठीक है, तो लॉगरिथम के सवाल में आपने ये बात सीखी है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, पॉइंट को उल्टे हाथ से एक ऐसे डिजिट के बाद लेकर आते हैं जो 0 ना हो। ठीक है ना। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 डिजिट के बाद। तो आप यहाँ पर लिखते हैं 2। अगर पॉइंट राइट हैंड साइड से जा रहा है तो पॉजिटिव होगी कैरेक्टरिस्टिक, और अगर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं प्लस, और लॉग के साथ आप वो नंबर लिख देते हैं जिसमें पॉइंट एक डिजिट के बाद आ गया, यानी log 5.342। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो यहाँ पर MCQs नंबर 3 के अंदर ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 2 बार, 2 बार का मतलब -2, इसी तरह 3 और 3 बार। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 2। ठीक है, क्योंकि पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद मूव हुआ है? 2 डिजिट के बाद। MCQs नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़, अगर log of x to the base 7 = 2, यानी अगर हम log मालूम करें x का 7 बेस के ऊपर, वो बराबर आ रहा है 2 के, देन x विल बी इक्वल टू। तो आप बताइए कि x किसके बराबर होगा? तो इस MCQs को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा हुआ है log of x to the base 7 = 2, और x के बारे में पूछा गया कि भाई ये जो x है ये किसके बराबर है? तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका क्या है कि log के साथ जो भी नंबर लिखा जाता है वो क्या होता है? रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट एज इट इज़ उतरेगा। ठीक है, जो log की बेस होती है वो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या बन जाती है? बेस बन जाती है, और जो पहले से बेस होती है वो इसकी क्या बन जाती है? पावर। तो x बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। मतलब 7 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं होगा 7 to the 14, बल्कि 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 36, 44, 49 और 64, इसमें ये जो 49 है ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 5 में लिखा हुआ है log of x³ z की पावर 4/5 to the base a। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है। बेसिकली ये जो MCQs है ना, ये एक्सरसाइज 2.5 से लिया गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिखा log of x³ z की पावर 4/5, और बेस क्या आ गई log की? a। ठीक है, तो log के बाद जब भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएं, log पहले वाले के साथ भी आता है और log दूसरे वाले के साथ भी आता है। ठीक है, दोनों के साथ बेस आ जाएगी क्या? a। अच्छा, जब भी log के बाद 2 नंबर मल्टीप्लाई में आएंगे, log दोनों के साथ आएगा, बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर log के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, यानी पावर वाली शक्ल, तो पावर को हम पहले लिख देते हैं, और log के साथ क्या आ जाती है? बेस, जिसके ऊपर क्या थी? पावर थी। इसी तरह प्लस 4/5 पावर, इसको पहले लिख देंगे, और log के साथ क्या लिख दिया जाएगा? log के साथ आ जाएगा z। तो ये इसका आंसर होगा। तो अब जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको देखना पड़ेगा।
पहला वाला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है 3 log ax प्लस 4/5 log z। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। MCQ नंबर 6 में कह रहे हैं इफ़ अगर a प्लस बी बराबर है 2k और a माइनस बी भी बराबर है 2k, तो आप बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जिसमें से 2 फार्मूले एक जैसे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये पढ़ा था, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, फार्मूले तो वैसे हमने काफ़ी सारे पढ़े थे, लेकिन ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी बराबर है 2k, a माइनस बी बराबर है 2k, तो आप बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो हम पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। इसके मुताबिक हमने ब्रैकेट लिखा, a प्लस बी की जगह पर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस, अगेन ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी की जगह पर भी 2, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 4 और 4 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से पहले आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल के बाद बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक है, कुछ MCQs ऐसे होंगे जिनको आप सिर्फ देख कर टिक लगाएंगे और कुछ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, MCQ नंबर 7 में लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय √2 7 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस √2। तो आपको देख कर ही पता लग रहा है कि यहाँ फार्मूला बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह पर आ जाएगा 7 और b की जगह पे क्या आ जाएगा √2। 7 का स्क्वायर 49, बीच में माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बचेगा। 49 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 47। ठीक है, तो MCQs नंबर 7 में 4 ऑप्शन है 47, 1, 5 और 8। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 47 ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 8 में कह रहे हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि दी गई पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या कहलाती है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो ये वो MCQs है जिसको आप पढ़ेंगे और पढ़कर टिक लगा देंगे। MCQs नंबर 9 में कह रहे हैं दिस शुड बी एडिड टू। एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस 4ab टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस एक्सप्रेशन में ऐसा क्या जमा करना चाहिए। ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम ऑप्शन नहीं देखते, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन हमें दी गई है a स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप फार्मूले की कंडीशन बना लीजिए। a स्क्वायर माइनस आ रहा है तो आप भी माइनस लगा दीजिए, प्लस होगा तो प्लस लगा दीजिएगा। 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है, ब्रैकेट के अंदर a आ जाएगा। फार्मूले में 2 के बाद आता है a, तो a आप यहाँ से देख कर लिखेंगे, a आ गया। क्लियर है बात। अब ज़रा देखिए आप, a तो मौजूद है, ठीक है, किस चीज़ की कमी है, b की। तो इसका मतलब सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, b आएगा। a और b दोनों आ गए। अब हमें चाहिए 4, हमारे पास क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट को कुछ नहीं करेंगे आप, जो यहाँ पर a होगा वही यहाँ पर आएगा। इस वाली टर्म को बनाना है आपने, क्योंकि यही यहाँ पर भी जाएगा। क्लियर है बात। तो ये टर्म ये आ गई, इन सबको जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा। तो ये वो टर्म है जिसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो दी गई एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर जब 2 पर आएगा ये हो जाएगा 4, और स्क्वायर जब b पर आएगा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या है, 4b स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन 4b स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है। MCQ नंबर 10 में कह रहे हैं द HCF ऑफ 18x की पावर 5 y स्क्वायर एंड 12x की पावर 3 y की पावर 4, इसका HCF बताना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम पहले दोनों एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं, 18x की पावर 5 y स्क्वायर और 12x क्यूब y की पावर 4। तो HCF मालूम करने का तरीका तो वैसे मैंने आपको पीछे डिटेल में बताया था जब मैंने अलजेब्रा के MCQs की वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको और इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। अब 18 और 12 दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं। तो हम नंबर जो है वो बड़ा कॉमन निकालते हैं, लिहाजा 6 कॉमन आ जाएगा। x की पावर 5 और x की पावर 3 में वेरिएबल की हमेशा छोटी पावर कॉमन निकलती है, लिहाजा x क्यूब कॉमन आ जाएगा।
ठीक है। और y की पावर 2 y की पावर 4 में y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बाकी जो बचता है वो किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में। तो बाकी क्या बचा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ये जो आपने कॉमन निकाला है यही दरअसल क्या है, ये है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आंसर क्या होगा इसका, 6x³ y स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 6x³ y स्क्वायर ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 11 की बात करते हैं। MCQs नंबर 11 में लिखा हुआ है द ऑर्डर्ड पेयर 3, -4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 7 के MCQs मैंने आपको नहीं बताए थे, मैंने कहा था मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहते हैं x एक्सिस, और एक होती है वर्टिकल लाइन जिसको हम कहते हैं y एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो क्या करती हैं, किसी भी प्लेन को, ठीक है, ये एक प्लेन कहलाता है, तो किसी भी प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। एंटी क्लॉक चलते हैं, यानी कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपने ग्राफ बनाया होगा, आपको पता होगा ये यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव जबकि y पॉजिटिव। x और y की जगह पर मैं इनके साइन लगा रहा हूँ। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिया जाएगा, अब आपको उसको देखना होगा कि भाई उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो भी आपको x और y की वैल्यू दी गई है वो क्या है, प्लस प्लस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस में तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों माइनस में होंगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एक प्लस में और एक माइनस में होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें MCQs दिया गया है, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है 3, -4। 3 जो है वो पॉजिटिव है और 4 क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, यानी x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। तो कहाँ पर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्वाड्रेंट नहीं लिखा, कहीं पर क्वाड्रेंट लिखा होगा, कहीं पर नहीं लिखा होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐसा दिया जाए 2, 0, यानी x की वैल्यू दी जाए और y की वैल्यू ना दी जाए, तो जहाँ x की वैल्यू दी जाएगी और y 0 होगा तो वो कहलाएगा x एक्सिस। ठीक है, और अगर आपको x 0 दे दिया जाए और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, ठीक है, x 0 हो और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा y एक्सिस। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू 0 दे दी जाए और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, y एक्सिस कहलाएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ गिवन है तो आप देखिए कि प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, उस हिसाब से फिर आप क्वाड्रेंट बता देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू गिवन है, y 0 है तो x एक्सिस कहलाएगा, और अगर आपको y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू गिवन है तो वो क्या कहलाएगा, y एक्सिस कहलाएगा। MCQs नंबर 13 पर आते हैं। MCQs नंबर 13 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपने इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। इक्वेशन क्या है, 2x + 7 = 19। 2x + 7 = 19। 2x यहीं पर रहेगा, प्लस का 7 इक्वल के बाद जाकर माइनस का 7 हो जाएगा। 2x यहीं पर रहेगा, 19 में से 7 माइनस करेंगे 12 बचेगा। x यहीं पर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा किसके, 6 के। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, कि अगर हम वापस 6 को रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो हमने लिखा 2, x की जगह लिखा 6, आगे लिखा +7 = 19, 2 6 12, +7 = 19, और 12 + 7 19 = 19। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल की वैल्यू है इसको आप किस में लिख देंगे, करली ब्रैकेट में, और यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, अच्छा ये मैंने MCQs नंबर 12 दूसरा था, मैंने MCQs नंबर 13 पढ़ दिया है। ठीक है, तो MCQs नंबर 13 के अंदर ये जो करली ब्रैकेट के अंदर 6 लिखा हुआ है ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 12 में कह रहे हैं द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल। 2 कोऑर्डिनेट्स कहते हैं x और y को। एक्सिस का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस जिस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो कौन सा एंगल है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं वो किस एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना 90 डिग्री पे।
MCQs नंबर 14 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। इक्वेशन के √x + 9 = 7, √x + 9 = 7। आपने रूट को सेपरेट करना होगा। √x इसी तरह आ जाएगा, प्लस का 9 इक्वल के बाद जाकर माइनस का 9 बन जाएगा। √x बराबर आ जाएगा -2 के। हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x के ऊपर आ रहा है रूट को कौन ख़त्म करेगा? स्क्वायर। दोनों साइड पर हमने स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचा। स्क्वायर जब माइनस पे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट में लिख दें तो सॉल्यूशन सेट कहलाता है। लेकिन उससे पहले वेरिफिकेशन ज़रूरी है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ भी रही है या नहीं। तो आप x की जगह वापस सवाल में क्या रखेंगे? 4। जब आपने x की जगह पर रखा 4 तो आगे आ गया +9 = 7। 4 का रूट होता है 2, आगे +9 = 7 और 2 + 9 ये हो जाएगा 11 = 7। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही। जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आए तो सॉल्यूशन सेट हमेशा क्या होगा? खाली होगा, यानी कि नल सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 4, इसमें जो लास्ट ऑप्शन है नल सेट, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगले MCQs पर चलते हैं। MCQs नंबर 15। MCQs नंबर 15 में लिखा हुआ है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ दिस नंबर ऑफ रूट्स। रूट का मतलब आपको पता है, रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, रूट कहते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल को। तो कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की कितनी वैल्यूज़ निकल सकती हैं, यानी कितने नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या होती है? 2। जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वहाँ पर वेरिएबल के आंसर भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अगर पावर 3 होगी तो 3 आंसर निकलेंगे। पावर 1 होगी तो 1 आंसर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद MCQs नंबर 16 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x <8 इज़। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x <8। अच्छा, इन इक्वेशन वाले सवाल मैंने आपको नहीं करवाए थे। ठीक है, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल आता है ना, ये इन इक्वेशन कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इज इक्वल वाले सवालों को इक्वेशन कहते हैं और लेस देन और ग्रेटर देन वाले सवालों को इन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये MCQs बनकर आया हुआ है। इसको किस तरह सॉल्व करना है? जब भी मॉड्यूलस हटता है तो इज इक्वल के बाद वाला नंबर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा जाता है। तो जब आप मॉड को हटाएंगे तो आ जाएगा 2x, लेस देन के बाद आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह आप लिखेंगे 2x और ये जो 8 है ये पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन ये इन इक्वेशन वाले सवाल जो होते हैं इसमें क्या होता है कि लेस देन एज इट इज़ आएगा और जब आप नंबर को नेगेटिव करेंगे तो फिर ये लेस देन का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन में। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x यहीं पर ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, लेस देन के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x छोटा आ जाएगा किससे? 4 से। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। x यहीं पर रहा, ग्रेटर देन -8 डिवाइडेड बाई 2, x ग्रेटर देन -4। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? एक जगह पर कह रहे हैं कि x छोटा है 4 से और दूसरी जगह कह रहे हैं x बड़ा है -4 से। तो आपने सबसे पहले लिखा x से पहले और बाद में लेस देन का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा और जो बड़ा नंबर होगा वो राइट हैंड साइड पर आएगा। इस पर क्या बना देंगे, यानी इसको किस में लिख देंगे? करली ब्रैकेट में। तो यही कहलाएगा सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो ये जो MCQ नंबर 16 है इसमें आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 4 है और यहाँ नेगेटिव है, जबकि नेगेटिव वैल्यू पहले होनी चाहिए। तो MCQs 16 के अंदर ये जो ऑप्शन नंबर 3 है -4 लेस देन x लेस देन 4, ये इसका सही आंसर है। MCQ नंबर 17 में कह रहे हैं द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहे हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? तो ये बात आपको मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर होता है किसके? 180 डिग्री के। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे इस तरह से बना हुआ हो या राइट ट्राइंगल बना हुआ हो या ऑब्टूस ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी के साथ साथ एक और बात बता देता हूँ, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, रोम्बस आ जाए या पैरेललोग्राम आ जाए, ठीक है, इनके तमाम एंगल का सम बराबर होता है किसके? 360 डिग्री के। ये बात याद रखिएगा। यानी वो ऐसी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती हैं उनके एंगल का सम बराबर होगा 360 डिग्री के, और वो ऐसी फिगर्स जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती हैं उनके एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो MCQs नंबर 18 में कह रहे हैं वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू दिस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कह रहे हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन इन पॉइंट से गुजर सकती है, 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से या 4 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से
2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। अगर एक पॉइंट की बात करेंगे तो एक पॉइंट से बेशुमार लाइन गुजर सकती हैं, इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। तो यहाँ पर 3, 1, 2 और 4, तो ये जो थर्ड ऑप्शन जो है 2, ये इसका सही आंसर है। MCQ नंबर 19 में कह रहे हैं अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। तो आपको ये बात पता है कि लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 होते हैं। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में बनती है, तो ये भी एंड पॉइंट कहलाएगा, ये भी एंड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होंगे? 2। तो 4 ऑप्शन के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है 2, ये इसका सही आंसर है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वो MCQs हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप देखकर टिक लगा रहे हैं। MCQs नंबर 17, 18 और 19, इनको हमने सॉल्व नहीं किया, देखा और देखकर टिक लगा दिया। ठीक है। MCQs नंबर 20 में कह रहे हैं 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर इफ़ दे फॉर्म दिस एंगल। कह रहे हैं 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर उस वक्त कहलाएंगी जब वो ये वाला एंगल बनाएंगी। तो पीछे अभी हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस एंगल पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है ये क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है। तो 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाएगा, लिहाजा ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात पूछी गई है कि परपेंडिकुलर कब कहलाएंगे? जब दोनों राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, एक्यूट के बारे में बता देता हूँ। एक्यूट वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। जो 90 डिग्री का होगा वो राइट होगा, और जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा वो कौन सा होगा? वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है। MCQs नंबर 21 में कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज़ 180 डिग्री दे आर कॉल्ड दिस एंगल्स। ठीक है, अगर 2 एंगल को जमा करने पर आंसर 180 डिग्री आ जाए तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और अगर 2 एंगल को जमा करने पर आंसर आ जाए 90 डिग्री तो फिर वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर 2 एंगल को जमा करने पर आंसर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर 2 एंगल को जमा करने पर आंसर 180 डिग्री आता है तो फिर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। MCQ नंबर 22 में कह रहे हैं दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल की बराबरी के लिए इनमें से कौन सी वाली कंडीशन जो है वो सफिशिएंट यानी कि नाकाफ़ी है? ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि ट्राइंगल के अंदर जो है वो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनके ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो ये लिखा हुआ है एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये तो ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। साइड एंगल एंगल ये भी आ जाएगा, एंगल 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 ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है HSH। H का मतलब हाइपोटेन्यूस, S का मतलब साइड और H का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा हो। जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का आएगा वो राइट ट्रायंगल कहलाएगा। अच्छा, राइट ट्रायंगल के हवाले से पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल के लिहाज से यानी एंगल के साथ वाली जो साइड है वो बेस कहलाएगी, और बेस के साथ जो लाइन 90 का एंगल बनाएगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी MCQs आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने एक और फार्मूला बताया था, मतलब इसी से रिलेटेड एक फार्मूला बताया था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो ये बातें भी याद रखिएगा। ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बात बताई थी कि अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स का आपस में रिलेशन होगा, यानी ताल्लुक होगा। क्या होगा? एक बेस, दूसरी परपेंडिकुलर, तीसरी साइड हाइपोटेन्यूस। और ये फार्मूला बताया था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जो सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है? ये वाली सेकेंड, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर 2 हाइपोटेन्यूस नहीं हो सकते। ठीक है। MCQs नंबर 23 की बात करें, लिखा हुआ है अ पॉइंट ऑन मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ ट्रायंगल इज, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द साइड सिड्स, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एल्टीट्यूड, या फिर नन ऑफ दीम। तो अ पॉइंट ऑन मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल, अ पॉइंट ऑन मीडियन, तो पहले आपको मीडियन के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। ये वाले जो पॉइंट है ना जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मिलती हैं ये कहलाते हैं वर्टेक्स। एक वर्टेक्स, 2, 3, यानी ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर एक होगा तो वर्टेक्स कहलाएगा, एक से ज़्यादा होंगे तो क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस। अब मीडियन क्या है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स को
सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाती है। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट, ये कहलाएगी मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं MCQ नंबर 23 में अ पॉइंट ऑन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज़, कह रहे हैं कि मीडियन के ऊपर जो भी कोई भी आप पॉइंट लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, फिर आगे ऑप्शन में कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी, ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस आएगा। ठीक है, ट्राइंगल का जो मीडियन है उस पर अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस, यानी वर्टिसेस से जो है वो बराबर के फासले पर होगा। यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालें, यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालें, यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालें, ये क्या होगा? बराबर। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का आ जाता है MCQs अ पॉइंट ऑन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस। इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर का फासला होना। ठीक है, MCQs नंबर 24 में कह रहे हैं कि देयर इज़ आर दीज एक्यूट एंगल इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल हो सकते हैं? 1, 2, 3 या फिर नन। तो हमारे पास 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक ये है, दूसरा ट्राइंगल ये होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और तीसरा ट्राइंगल ये होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या हो रहा होता है? बड़ा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों वो कहलाएगा एक्यूट ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो वो कहलाएगा राइट ट्राइंगल, और ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो यहाँ पर कह रहे हैं देयर इज़ एक्यूट ट्राइंगल्स इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन गिवन है इसमें थर्ड ऑप्शन है 3, ये इसका सही आंसर है। MCQ नंबर 25 में कह रहे हैं एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन दिस ऑफ इट राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, सेंटर या फिर मिड पॉइंट। लिखा हुआ है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ऐसा पॉइंट जो कि दोनों एंड पॉइंट से बराबर के फासले पर हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट के ऊपर ऐसा पॉइंट जो कि दोनों, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट, इन दोनों के दरमियान का फासला क्या आ रहा हो? बराबर आ रहा हो। ठीक है, तो ये कहलाता है मिड पॉइंट। तो ये जो MCQs आते हैं ना ज्योमेट्री के स्टेटमेंट की शक्ल में, इनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर ये आपको कंफ्यूज करें तो आप इनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इनको आखिर के लिए छोड़ दीजिएगा, इनको आखिर में सुकून से सॉल्व कीजिएगा। वो MCQs जो आपको अच्छे आते हैं उनको पहले कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा। लिखा हुआ है इफ़ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 45 डिग्री देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज़। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। अभी जो हमने ट्राइंगल देखे थे वो एंगल के लिहाज से थे ट्राइंगल। अब बात करते हैं साइड्स के लिहाज से। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर ना हो। ये जो 3 डिफरेंट लाइनें ये इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसा ट्राइंगल कहलाता है स्केलियन ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हों, फॉर एग्जांपल ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हों? बराबर, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 45 डिग्री। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं? बराबर। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं कि जब साइड्स बराबर होती हैं तो साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल 45 डिग्री है। तो आप बताइए तीसरा एंगल कितना होगा, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको ये बात मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। 45 और 45 हो जाएगा 90। तो 90 में क्या जमा करेंगे? 90 में जमा करेंगे 90। ठीक है,
90 में जब आप 90 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन गिवन है इनमें ये जो थर्ड ऑप्शन है 90 डिग्री, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 27 में कह रहे हैं कि A एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, B एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3, R and A 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, ठीक है। देन डिस्टेंस फ्रॉम A to B, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है A जो कि है 3,0 और दूसरा पॉइंट है B जो कि क्या है 0,3। आपने इनके दरमियान का क्या बताना है, फासला बताना है। तो ये यूनिट नंबर 16 का MCQs है, डिस्टेंस फार्मूले वाला, जिसके बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। A से B तक का फासला निकालने का फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इनमें से किसी को भी x1 x2 कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई ये x1 है, ये y1 है और ये जो है वो x2 है और ये क्या है y2। तो A से B तक का जो फासला है वो किस तरह निकलेगा, x2 का मतलब 0 माइनस और x1 का मतलब क्या आ जाएगा 3 ऊपर स्क्वायर, इसी तरह बीच में आ जाएगा प्लस, y2 का मतलब होगा 3 बीच में माइनस आ जाएगा और y1 का मतलब क्या होगा 0 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। 0 में से माइनस करेंगे 3 तो आंसर -3 आएगा और -3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर जब माइनस पे आएगा प्लस, स्क्वायर जब 3 पर आएगा तो ये हो जाएगा 9, बीच में प्लस, 3 में से माइनस करेंगे 0, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 और 9 हो जाएंगे 18, ठीक है। तो A से B तक का फासला क्या आ गया √18, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं भी √18 नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे 18 की करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 18 की जगह पर आ जाएगा 2 × 3 × 3, 3 का पेयर बन गया, 3 रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 2। और जब कोई यूनिट नहीं होती, यानी ना सेंटीमीटर है ना मीटर है ना इंच है, कुछ भी नहीं है, तो हम यूनिट क्या लिखते हैं, हम यूनिट की जगह पर यूनिट ही लिखते हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो A से B तक का फासला कितना आ गया 3√2। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है 3√2, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 28, MCQs नंबर 28 में कह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम इज़ वैलिड ओनली फॉर दिस ट्रायंगल। कह रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो वैलिड है किस ट्रायंगल के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है किसके ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तो नहीं हो सकता, एक्यूट भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर तमाम एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूस के अंदर बल्कि ऑब्ट्यूस के अंदर एक एंगल 90 से बड़ा होता है, बाकी दो जो है वो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा वहीं पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगा। लास्ट MCQs देख लेते हैं। यहाँ पर MCQs नंबर 30 तो अवेलेबल नहीं है, तो MCQs नंबर 29 यही हमारा लास्ट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 4 × 5 + 6 = 4 × 5 + 4 × 6। दिस प्रॉपर्टी यूज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम आपने कंप्लीट करना है। ये कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। तो अगर दो टर्म्स आ जाती हैं तो वो कहलाएगी कम्यूटेटिव, उनके दरमियान प्लस होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लाई होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर 3 नंबर आ जाते हैं तीनों के दरमियान प्लस है तो वो कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर 3 नंबर आते हैं तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो वो कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास 3 नंबर आ जाए और शुरू में मल्टीप्लाई हो और ब्रैकेट के अंदर प्लस हो तो फिर वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई में होगा और अंदर या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर अंदर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है और अगर अंदर माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। लेकिन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जितने भी MCQs मैंने आपको समझाए हैं या आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। पेपर के लिए जाने से पहले एक दफ़ा इन MCQs को देख लीजिएगा। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह इसी में से काफ़ी सारे MCQs आएंगे और अगर नहीं भी आते, मतलब कुछ MCQs जो है वो इसमें से आते हैं और कुछ अलग से आते हैं, तो हो सकता है कि इसी से रिलेटेड हो। लेकिन इसके अलावा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और अलजबरा के जो मैंने MCQs बताए थे उनकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। कल के पेपर के लिए तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।